हाय एवरीवन, वेलकम टू एकेड नाउ। तो हम अपने फिफ्थ सेशन में पहुंच चुके हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जामिया डिप्लोमा एंट्रेंस 2021-22 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 0,0 एंड बी x, -5 इज 6 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज a -1, 1। ये कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये भी हम समझाएंगे। ऑप्शन में दो दो आंसर्स छुपे हुए हैं। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कोई भी पॉइंट है ए, ले लिया हमने इस पॉइंट को ए। ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है? बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, -5। एक्स कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है -5। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाहिर सी बात है ड्रॉ तो हो ही जाएगी, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में। इसका डिस्टेंस मान लो d है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है हमने, ये कोई इस तरह की लाइन नहीं है, समझ रहे हो ना? स्ट्रेट लाइन है। डिस्टेंस कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्मॉल डी। इसका एक फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। या फिर तुम इसे ऐसे भी देखे होगे कहीं कहीं पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों बातें एक है। क्यों? क्योंकि 2 - 3 का स्क्वायर बराबर होता है 3 - 2 के स्क्वायर के। यहाँ से ये -1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ से ये 1 का स्क्वायर आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो आंसर सेम आता है। तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है बता देते हैं वो भी। पॉइंट ए को हम अपना पहला पॉइंट मान लेते हैं और पॉइंट बी को हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर ये P1 है और ये P2 है, ये हमने माइंड के अंदर किया है। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। वैसे किसी भी ए हो चाहे बी हो, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को तुम x1 y1 मान सकते हो, उससे फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता है। तो x1 y1 ये हमने मान लिया कि ए का कोऑर्डिनेट्स था, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2 y2। अब यहाँ से तुम देखोगे कि x1 = 0 है, y1 = 0 है। यहाँ से देखोगे कि y2 तो -5 है, लेकिन x2 है x, यही तो x हमें निकालना है। तो डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 यूनिट्स, और हमें x1 y1 और y2 की वैल्यू मालूम है। एक ही वैल्यू हमें चाहिए x2, यानी x, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ठीक है, इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं डायरेक्ट। तो d = x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। d की वैल्यू है 6 = x1 0 माइनस x2 कितना है? x है, इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो 0 - y2 की वैल्यू -5, तो इसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 = -x का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 का अंडर रूट। ठीक है, और इसे तुम आगे देखो, -x² लिखूं चाहे x² लिखूं, बात बराबर है। यहाँ पे मैं वो लिख दे रहा हूँ, एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ कि -x² तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ दिखे तुम इसको x² आराम से लिख सकते हो। -y² दिखे तुम उसको y² आराम से लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा आपस में। अब देखो आगे करते हैं, तो ये 6 कितना हो जाएगा? x² + 25 का अंडर रूट। यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 था, इसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे x² + 25 का अंडर रूट था, इसको भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये तो 6² 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 25। क्यों? अब √3 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या आएगा? √3 × √3 आएगा, तो ये 3 नहीं बन जाएगा? तो एक तरह से अगर तुम शॉर्ट में देखो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें दिख रहा होगा कि ये और ये कैंसिल ऑफ हो जा रहा है, जो अंदर है वही सही हो जा रहा है। एग्जाम्पल मान लो √a है और इसका मैंने क्यूब किया, तो ये घुमा फिरा के फिर a ही आ जाएगा। और जो मैं वहां पे बता रहा था कि -x का स्क्वायर, तो इसे -x × -x लिख सकते हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² के बराबर आ जाएगा ना। यहाँ पे तुम ये समझ लो कि अगर कोई भी nth रूट है उसकी पावर n कर दोगे तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आंसर अंदर वाला ही a आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोनों हिंट्स हमें समझ लेना है। आप खूबसूरती के लिए x² + 25 इधर कर देंगे और 36 उधर कर देंगे। क्यों? वेरिएबल बाई तरफ रखते हैं तो अच्छा लगता है।
तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी सॉल्व करने पे। अब इसकी दो वैल्यूज आ जाएगी +-3। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा फेवरेट तरीका है x² - 9 = 0। थोड़ा लंबा है बट ये 11th की मैथ्स में बहुत काम आएगा। इसको फिर x² - 3² दिमाग में सोचो, फिर इसको x-3 इंटू x+3। क्यों? a² - b² = a - b इंटू a+b होता है =0। फिर हम कहेंगे कि x-3 = 0 है, या यानी इंग्लिश में और कहते हैं उसे x+3 0 है। इसका मतलब x = 3 है या -3 है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम बोलोगे सर आंसर तो ऐसे नहीं दिया, 3 और -3। ठीक है भाई, मान लिया तुम्हारी बात। तो अब आंसर भी इसका 3-4 तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो सेम आंसर को, पहला तरीका ये आंसर लिखने का, दूसरा तरीका है +-3, ये भी सही आंसर है। एक और तरीका है x = सिंपल -3, 3 लिख दिया। एक तरीका और है जिसको इसने यूज किया है, वो बेसिकली 11th का तरीका है। x बिलोंग्स टू -3, करली ब्रैकेट के अंदर। यानी कि अगर दो सॉल्यूशन हैं x के, तो उसको दिखाने का ये 4 तरीका है। या तो बीच में इंग्लिश में और लिख दो, चाहे +-3 लिख दो, चाहे -3, 3 लिख दो, है ना, चाहे -3, 3 करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो ये चारों तरीके वैलिड है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो ये -3, 3 करली ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है कि +-3, वही चीज है, सेम चीज है। दो सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू या तो -3 हो जाए या तो +3 हो जाए, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला डेराइव होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो हमारा शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो यहाँ से हुआ है। ये बाकी कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है। पॉइंट्स A3,1, B5,1, C x,y, D4,3 are vertices of a parallelogram ABCD. Then the values of x and y are. अब ये क्वेश्चन पढ़ के बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। बात किसी कर रहा है, वो पैरेललोग्राम एबीसीडी की। ड्रॉ करो। क्यों? जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा आसान पड़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो एक पैरेललोग्राम अपने मन से बना दो। ये उसकी एक साइड ले ली, ये ले लिया, चारों साइड हमने ऐसे दिखा दी। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल अच्छा ही बने। A B C D। अब फंसेगा लड़का, देखो कहाँ पे। कहीं वो इस पैरेललोग्राम को ऐसे ना बना दे, ABCD ऐसे नहीं। ABCD का मतलब ये होता है कि या तो क्लॉकवाइज जाना है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये रॉन्ग तरीका है दिखाने का, ये राइट तरीका है। समझो मैंने क्या किया है। ABC अगर मैं यहां लिखता ना, तो ऐसे हम मैं जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ठीक था कि ABCD। AB और फिर तोड़ के CD ऐसे नहीं लिखना है मेरे को। A के सामने C नहीं रहेगा, A के अपोजिट में ही C रहेगा। ये बात समझनी है, ठीक है ना। तो मैंने ये तुमको दिखा दिया कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो हम इस तरह से चलेंगे। A को मैंने मान लिया 3,1, B को मैंने मान लिया 5,1। कभी A के अपोजिट में B मत लिख देना। ABCD का मतलब है कि एक तरफ से जाते हुए ABCD। ओके। C है x,y और D है 4,3। ओके। अब ये बनेगा कैसे? बहुत सिंपल। अगर थोड़ा सा तुम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद कर लो, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि इसके दो डायगोनल्स होंगे, एक मेन डायगोनल कहलाएगा बड़ा वाला, और एक छोटा वाला डायगोनल। ये जो बीच का पॉइंट है इसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो एम है ना, एम, वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। मतलब ये डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं, जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों को बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। ये बात समझो, कैंची की तरह नहीं है कि आगे वाला लंबा पीछे वाला छोटा। कैंची हमारी कैसी होती है? ऐसी होती है। पकड़ने वाला छोटा होता है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई ज्यादा है और यहां से यहां तक की लंबाई कम है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। बीच, जैसे एक्स हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे। बस में फर्क क्या है कि ये वाला डंडा थोड़ा लंबा है, ये डंडा थोड़ा छोटा है। लेकिन जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये जो एम पॉइंट है ना, वो इन दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। रेशियो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लो P, और एक पॉइंट है Q। इसको एक पॉइंट बीच का है M, जो कि M:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो M के कोऑर्डिनेट्स होते थे वो क्या होते थे, याद है?
इसका अगर x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे होता था my2 प्लस ny1, यानी कि m इसके y कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, और ये m प्लस n, ये होता था m के कोऑर्डिनेट्स, अगर तुमको याद हो तो। और इसी का एक स्पेशल कंडीशन है मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम वहीं से चलेंगे, हम इतना डिराइव नहीं करने जाएंगे, बस मैंने एक हल्का सा याद दिला दिया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट के लिए ये कहाँ से आया कैसे आया, उसके लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन करें, आपको वहां बताया जाएगा। अभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि ये जो m है वो 3 प्लस एक्स बाई टू कॉमा 1 प्लस वाई बाई टू, इसका कोऑर्डिनेट ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो m है वो AC का मिड पॉइंट है, ये जो AC डायगोनल है वो अपने आप में एक लाइन भी तो है, उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट उनको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो m का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये कहां से हमने लाया? ये हमने लाया AC से, AC के हिसाब से लाया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऊपर में यूजिंग AC। एक लड़का ये भी तो बोल सकता है कि सर मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगा लेकिन BD पे यूज करूंगा। वो लड़का तो ये भी जानता है कि जो पॉइंट M है ये BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब MD इज इक्वल टू BM है और AM इज इक्वल टू AC है। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है। तो वो बोल रहा है कि सर मैं BD के हिसाब से सोचूंगा, तो यूजिंग BD वो लिख रहा है मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, B का x कोऑर्डिनेट कितना है 5, D का x कोऑर्डिनेट कितना है 4/2, कॉमा अब इनके y कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस 3/2। देखो ध्यान से क्या किया है हमने, BD को इस्तेमाल करके अब हम AC को नहीं देख रहे, अब हम B और D को देख रहे हैं। B का x कोऑर्डिनेट D का x कोऑर्डिनेट ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो वो M का x कोऑर्डिनेट आ गया, कॉमा से पहले लिखा हुआ है तो x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब मैथ्स ये कहती है कि भाई ये तो M पॉइंट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो इसका वही आएगा, चाहे दोनों तरफ से तो सेम ही आना चाहिए ना। तो इसके हिसाब से 3 प्लस एक्स बाई टू मस्ट बी इक्वल टू 5 प्लस 4/2 और 1 प्लस वाई बाई टू मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस 3/2। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं आगे यूजिंग AC। M के कोऑर्डिनेट्स क्या आया था 3 प्लस एक्स बाई टू ना, तो मैं इसे x प्लस 3/2 ऐसे लिख रहा हूँ, पहले वेरिएबल लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए, और y प्लस 1/2 ये कोऑर्डिनेट्स आए थे, ठीक है। लेकिन यूजिंग BD M के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 5 प्लस 4 यानी कि 9/2 और 1 प्लस 3 यानी कि 4/2 यानी कि 2। अब M पॉइंट तो वही है ना, अब मेरा नाम नूर है या मेरा नाम जो है रॉकी है, तो चाहे रॉकी बोलो चाहे नूर बोलो, बात तो वही पड़ेगी ना। एज पर द प्रॉब्लम x प्लस 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 9/2 एंड y प्लस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 2। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट्स को दिखा रहे हैं ना, चाहे x प्लस 3/2 से दिखाओ चाहे 9/2 से दिखाओ, x कोऑर्डिनेट तो सेम आना चाहिए ना। सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये 2 से 2 कैंसल, उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्यों? ये 2 जो है उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 6,3 इसका सही आंसर होगा। एक्स वाई था क्या? C का कोऑर्डिनेट्स था। इस क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका भी था उसके पास, वो क्या था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के भी दे सकता था, वो सब कुछ सेम लिखता और क्वेश्चन में लिख देता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड A का कोऑर्डिनेट्स तुमको दे देता, B का कोऑर्डिनेट्स तुमको दे देता और D का कोऑर्डिनेट्स दे देता। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि C के कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्योंकि x, y क्या है, C के ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो क्वेश्चन में ध्यान से, C के कोऑर्डिनेट्स उसने बताए क्या? नहीं बताए, वही तो निकालना है। तो ABD के तुमको 3 1 5 1 और 4 3 दे देता, वो कहता है कि 3 1 5 1 और 4 3 और बोलता C के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो तुम बोलते कि अरे यार पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, उसमें से 3 ही वर्टिसेस का उसने मुझे कोऑर्डिनेट्स बताया और चौथे का पूछ रहा है, कैसे निकालूंगा? तो तरीका वही है, मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करना है
और ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, P1 और P2। ये दो प्रॉपर्टीज अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ज्योमेट्री वगैरह सब मिला जुला के क्वेश्चन आता है, तो हर चीज पे पकड़ होनी चाहिए। अब ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के हैं, ट्रेपेजियम का अलग से, रोम्बस का अलग से, स्क्वायर का अलग से, रेक्टेंगल का अलग से, पैरेललोग्राम का अलग से है, काइट एक चीज होती है उसका अलग से, सर्किल्स की प्रॉपर्टीज हैं। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज सारी इस्तेमाल होंगी कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में, और वो सब एक साथ याद आनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ तो टाइम नहीं है बताने के लिए सब कुछ। उसके लिए आप हमारी एकेडमी नाउ की जो क्लास है वो ज्वाइन करें, जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जामिया एंट्रेंस और अलीगढ़ एंट्रेंस के लिए, उसके लिए आप एनरोल कर जाएं, आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये डाइस या डाई, ये एक ही चीज है। डाइस प्लूरल है और डाई जो है सिंगुलर है। मतलब अगर एक डाई थ्रो होगा तो कहा जाएगा डाई, और दो डाइस थ्रो होंगे तो डाइस कहा जाएगा। तो ये सिंगुलर है एक वचन, और ये प्लूरल है बहुवचन। तो डाइस का मतलब होता है पासा। पासा तो हमने देखा ही हुआ है, ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6, 6 इसके सरफेसेस होते हैं। पासा क्या होता है, किस शेप में होता है, क्यूब होता है। 1 से लेके 6 तक इसमें नंबरिंग्स होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने लूडो नहीं खेला होगा शायद अभी तक। ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कंपोजिट नंबर, एक वर्ड है इसमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उस नेचुरल नंबर को कहते हैं जो प्राइम ना हो, नॉन प्राइम, नॉट इक्वल टू वन। वन एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वन एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। वन अलग ही तरह का नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। कंपोज का मतलब होता है बनाना। कंपोजिशन देखा है ना कि इस दवाई का कंपोजिशन क्या है, इसमें ये भी सॉल्ट है वो भी एसिड है। जब भी तुम दवा के पीछे देखोगे तो कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है 5-6 चीजों से मिलकर बनना, या कम से कम 2 चीजों से मिलकर बनना, कंपोजिशन उसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर में क्या हो गया कि जो अपने अलावा और 1 के अलावा बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सके। जैसे इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, कैन बी डिवाइडेड बाई एटलीस्ट 3 नंबर्स। चलो डाइस में कौन कौन से कंपोजिट नंबर रहते हैं वो देख लेते हैं। डाई जो हमारे पास है, पासा जो हमारे पास है, उसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। जब भी तुम पासे को फेंकते हो तो इन 6 में से ही ना कोई एक नंबर आता है। एक ही बार फेंकना है, ये नहीं कि 6 आ गया तो फिर जो मेरा 6 आ गया मैं दोबारा चल रहा हूँ, ये नहीं करना है, एक ही बार फेंकना है। तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इन 6 में से कोई एक चीज आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस से हम इसको दिखाते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज 6 है। ये 6 मैंने यहां से देख के नहीं निकाला, मैंने गिना है 1 2 3 4 5 6, 6 ठो। जो बिहार के लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि 6 गो या 6 ठो पॉसिबिलिटीज हैं। इन 6 में से कोई एक आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6। और हमें क्या चाहिए, इवेंट क्या है, इवेंट है कि हमें चाहिए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपोजिट नंबर होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन से कंपोजिट नंबर है हम पकड़ते हैं। मैं छोटा छोटा क्रॉस लगाते जाऊंगा जो जो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। क्या 1 कंपोजिट नंबर है, नहीं। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं। 1 एक अलग तरह का जिद्दी नंबर है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 की तो बात ही मत करो। 1 के अलावा बाकी नेचुरल नंबर में सोचते हैं। 2 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं। 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या तो 2 से डिवाइड होता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 4 और 6 यही दो ऐसे नंबर्स हैं डाइस में, पासे में, जो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 4। तो 3 नंबर मिल गया ना जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तुम अगर इंग्लिश पे भी ध्यान दो तो फीलिंग आ जाएगी। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि जो मुझे चाहिए उसमें कितना ठो लोग सपोर्ट कर रहा है। तो ये 4 आएगा या 6 आएगा तो काम चलेगा। तो अगर 4 या 6 ये दो में से कोई एक आ गया तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो काम हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कंपोजिट नंबर। तो दो ही चांसेस हैं जिसमें कंपोजिट नंबर आ सकता है, कितने में से, 6 चांसेस में से। यानी कि इन 6 में से कोई ना कोई आ सकता था ना, उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं कि अगर वो आ गई तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हो जाएगा।
तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एज पर द इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस। तो ये 2/6 यानी कि 1/3 ये आंसर है। 6 में से 2 ही बार ऐसा चांस है कि मेरा 4 और 6 आए, है ना, तो वो 2/6 ऐसे भी कर सकते थे हम। तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, प्रोबेबिलिटी में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे हिसाब से भर चुके होंगे, वो आए और हम उन्हें क्रैश कोर्स करवा देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।